नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमने सिकंदर तक कवर कर लिया था प्राचीन इतिहास को। आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का हमारा हेडिंग क्या है? मौर्य वंश। क्या हेडिंग है? मौर्य वंश है। आज हम मौर्य वंश को प्रारंभ कर रहे हैं और मौर्य वंश का जो हमारा वीडियो होगा वो 2 से 3 वीडियो में जो है मौर्य वंश को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश से प्रश्न फंसने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो मौर्य वंश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, बट चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। इसके बाद अशोक को देख के जो है वृहदत्त का ज्यादा कुछ है नहीं और ना ही बिंदुसार का ज्यादा कुछ है। केवल अशोक का जो है उनका जो है क्योंकि शासनकाल में उनका लंबे समय तक था और चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं, इस वजह से जो है कि उनसे प्रश्न पूछने के चांस ज्यादा होते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और यह कैसे गद्दी पर कैसे बैठे? ये दोस्तों ये गद्दी पर बैठे चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से धनानंद को मारकर ये जो है मौर्य वंश की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, ये जो नाम है धनानंद, ये अपने समय का बहुत ही शक्तिशाली था। और एक प्रश्न पूछता है कि सिकंदर के समय भारत का जो उत्तरी भारत का जो शासक था वो कौन था? ये कौन था? धनानंद था। और धनानंद बहुत शक्तिशाली था, परंतु धनानंद चूंकि ये जो है अपने शासनकाल के दौरान जितने भी इसके जो है कि साम्राज्य में जितने भी लोग थे, बहुत ज्यादा जो है कि उन पर ये जो है अत्याचार करता था और इस वजह से इसके अत्याचार से ही लोग परेशान होकर इसके खिलाफ हो गए और इसी चीज का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, देखिए एक चीज और आप जान लीजिए कि मौर्य वंश के इतिहास का स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के इतिहास का स्रोत 3 है। कौन कौन से हैं? साहित्य, विदेशी, पुरातत्व, है ना। दोस्तों एक चीज तो है कि ये जो तीनों स्रोत हैं ये मैक्सिमम सभी के होते हैं। जितनी भी प्राचीन चीजें हैं इन्हीं 3 चीज पे आधारित होती हैं: साहित्य, विदेशी स्रोत और पुरातत्व। ठीक है दोस्तों, साहित्य की बात अगर आप करेंगे, साहित्य की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, अलग अलग साहित्य में मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण साहित्य में कहा गया, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 3 है हमारे: पुराण है, अर्थशास्त्र है और मुद्रा राक्षस। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? चाणक्य। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। ये तीनों ही जितने भी रचनाएं हैं ये सब के सब जो है मौर्य वंश से ही संबंधित है और ये तीनों ही रचनाओं में मौर्य वंश का उल्लेख प्राप्त होता है। खासतौर से ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये तो पूरा का पूरा जो है कि मौर्य वंश का, इसमें जो है सारा शासन प्रणाली जितना भी है और प्रशासनिक जितने भी तंत्र हैं वो सारा कुछ जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही उल्लेख है। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में जो है, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को एक शूद्र कुल का बताया गया है। शूद्र मतलब निम्न कुल का, है ना। ये अपवाद है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, देखिए कोई भी अगर आपका जो है कोई भी वंश होता है उसके जो संस्थापक होते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अपवाद होता ही है। वो अंधकारमय होता है, उसके बारे में कहीं भी आपको उल्लेख बहुत कम प्राप्त होगा। हाँ, इसके बाद जितने लोग आते रहेंगे उनका सबका उल्लेख प्राप्त होगा, उनके सारा जो है कि उनका प्रारंभिक जीवन पता होगा कि हाँ कहाँ जन्म हुआ था, कैसे ये बड़े हुए, क्या हुआ प्रारंभिक जीवन में। लेकिन जो संस्थापक होते हैं कहीं ना कहीं इनका जो है अंधकारमय होता है। और आपको मैं बता दूं कि ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये एक निम्न कुल के थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन पलड़ा अभी इससे भारी है। देखिए बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, 2 और साहित्य हमको देखने हैं। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत देखिए दीपवंश, महावंश और महावंश टीका। ठीक है, ये 3 जो है साहित्य जो रचनाएं हैं बौद्ध धर्म की, ये देखिए बौद्ध साहित्य में तीनों हैं। ठीक है, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय बताया गया है। क्या बताया गया है? मौर्य क्षत्रिय बताया गया है। और जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य है, इसमें देखिए भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन। क्या है हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन? ये 2 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने, ये बहुत पूछता है। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा था? ये लिखा था हेमचंद ने। ठीक है,
इन दोनों में जैन साहित्य भी यही बात कहता है, जैन साहित्य भी क्षत्रिय बताया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और कई सारे जो विदेशी इतिहासकार थे उनका ये कहना है, उनका भी यही कहना था कि जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, उच्च कुल के हैं। ठीक है, वो क्या है, उच्च कुल के हैं। और चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस बात को लिखा है कि कोई भी निम्न कुल का राजा एक कुशल राजा और महान राजा नहीं बन सकता है। उसका रीजन है कि जो जनता है वो हमेशा उच्च कुल के लोगों को ही वो अपना राजा या अधिकारी देखना चाहती है। और ये बात जो है, ये बात सबूत है, क्योंकि चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि गद्दी पर बैठने में। जो विदेशी स्रोत की बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है और सबसे मेन है इंडिका। क्या है, इंडिका। दोस्तों इंडिका जो है, चूंकि इंडिका हमको जो है कि प्राप्त नहीं हुई है, इंडिका जो रचना है, जिसकी रचना किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, इसने जो है इंडिका की रचना किया। ठीक है, और इंडिका में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी शासन का पूरा जो है कि उसमें विवरण प्राप्त है। सर विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दो नाम प्रयोग किया था, सेंड्रोकोटस। क्या, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। क्या है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। तीसरा है हमारा पुरातत्व क्या है, देखिए, अशोक के अभिलेख। पुरातत्व मतलब जिसकी खुदाई के माध्यम से, जो ऐसे स्रोत जो खुदाई के माध्यम से प्राप्त होते हैं वो पुरातत्व कहलाते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख कैसे प्राप्त हुए थे, वो खुदाई से ही प्राप्त हुए थे। लगभग 40 अभिलेख जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि मौर्य वंश से संबंधित जो है जानकारियां और उल्लेख प्राप्त होता है। ये तो रहा हमारा स्रोत मौर्य वंश के इतिहास जानने का। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। सेल्यूकस निकेटर को हराकर पश्चिमोत्तर भारत को मकदूनिया से मुक्त कराया। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन करना जब प्रारंभ किया, जब वो युद्ध प्रारंभ किया, तो उसके सामने दो चुनौतियां थी। एक तो नंद वंश को खत्म करना था, क्योंकि उसका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उत्तर भारत में। और पश्चिमोत्तर भारत में मकदूनिया के लोग, मकदूनिया समझ रहे हैं, जो सिकंदर था वो मकदूनिया का ही तो शासक था, है ना। उसके पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय था और वो मकदूनिया से ही आया था। तो सिकंदर तो यहां से चला गया था 325 ईसा पूर्व में, परंतु 323 ईसा पूर्व में मकदूनिया का जो है पतन होता है। 323 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासकों का पतन होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मकदूनिया के, देखिए, सिकंदर तो चला गया, लेकिन सिकंदर जो है वहां का जो साम्राज्य था वह सेल्यूकस को जो है सौंप के चला जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल्यूकस था ना, ये मेन था भारत में। इसको जितना भी पूरा था ना साम्राज्य, जो भी जितने भी राज्यों को जीता था सिकंदर ने, ये सेल्यूकस को सौंप कर चला गया था। सेल्यूकस को हराकर पश्चिमोत्तर भारत को मकदूनिया से मुक्त कराया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस से 500 हाथी लेकर एक समझौता हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक समझौता हुआ था। सेल्यूकस जो है 500 हाथी दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी अफगानिस्तान यानी कि जो भारत से सटे हुए अफगानिस्तान का जो एरिया है वो, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल, और सिंध भी अभी वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में है। सिंध के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया किसे, सेल्यूकस को दे दिया। 500 हाथी लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बदले जो है 3 पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध जो है इनको दे दिया सेल्यूकस को। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था, सेल्यूकस निकेटर। इसका पूरा नाम क्या है, सेल्यूकस निकेटर है। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था, हेलेना। और यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है, पत्नी। ठीक है, इन्हीं से इनका विवाह हुआ था। क्योंकि ये जो समझौता हुआ था ना, इस समझौते से बहुत प्रभावित हुआ सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो उसने सोचा कि क्यों ना जो है उसके मन में आया, और उसने जो है विवाह कर दिया कि हाँ भाई, इसने प्रस्ताव रखा और उसको जो है मान लिया। और यही सेल्यूकस निकेटर जो है मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना किया है, मेगास्थनीज इसके जो है मतलब इसके साम्राज्य का जो है, इसके दरबार का क्या था, राजदूत था, यही भेजा था। ठीक है, इसी ने भेजा था मेगास्थनीज को। दोस्तों अगला देखिए, साम्राज्य विस्तार है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य विस्तार कहां तक था, ये पूरा मृत्यु तक है। मतलब जहां तक अंतिम तक बता रहा है कि मैक्सिमम कहां तक इनके शासनकाल में जो साम्राज्य विस्तार मौर्य वंश का हो चुका था। देखिए,
पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, जो कि हिंदकुश पर्वत को ही पार करके जो है खैबर दर्रे से जो है सिकंदर जो भारत में इंटर किया था। पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। मैसूर कहां पड़ता है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र किसका हिस्सा है? गुजरात का हिस्सा है। आपने क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में देखा होगा, सौराष्ट्र की एक अलग टीम बनती है। दोस्तों प्रशासनिक ढांचे की अगर बात किया जाए तो इसका जो उल्लेख है, प्रशासनिक ढांचा कैसा था मौर्य वंश का, उसका उल्लेख प्राप्त होता है हमको इंडिका और अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की रचना क्या था? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने, और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। और मेगास्थनीज के देखिए, मेगास्थनीज क्या था कि उसका पूरा जो है कि वो जो लिखा था पुस्तक, ये प्राप्त नहीं हो सका था। कुछ एक इसके जो है, इसके बाद कई सारे जो है कि विद्वान आए, उन्होंने अपना जो है कि मतलब प्लूटो आए और पता नहीं कौन कौन आए, सबने अपना जो है इंडिका के आधार पे ही उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है बातें कही, क्योंकि ये सब जो है यूनानी लेखक थे। मेगास्थनीज क्या कौन था? यूनान का राजदूत था, ये आप सब जानते ही हैं। और इंडिका क्या था? इंडिका में देखिए प्रशासन, किसके प्रशासन? मौर्य वंश के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है किससे? इंडिका से। ठीक है। प्रांतों को जिलों या निकायों में विभक्त किया गया था। जो उस समय प्रांत थे, प्रांत आप कह सकते हैं राज्य, ठीक है, उसको जो है जिलों या निकायों में विभक्त किया गया था। उसका प्रधान कौन था? स्थानिक था उसका प्रधान। जैसे आप कह सकते हैं कि ये जिले या निकायों का प्रधान कौन था? स्थानिक था। और नियंत्रक कौन था? समाहर्ता। कौन था? समाहर्ता। और एक स्थानीय 800 ग्राम को देखता था, एक स्थानीय 800 ग्राम को जो हैंडल करता था। और एक द्रोणमुख जो है 400 ग्राम को हैंडल करता था। ठीक है। और एक खारवाटिक 200 गांव को जो है देखता था। और एक संग्रहण 100 ग्राम को देखता था। सबसे छोटी इकाई जो थी मौर्य वंश में प्रशासनिक, सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जिसका प्रशासक क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिकों पर नियंत्रण गोप नामक अधिकारी द्वारा होता था। जो ग्रामिक कहलाता था, इनके भी ऊपर एक अधिकारी था जो कि इनके कामों का जो है विवरण मांगता था इनसे जो है इनकी विवेचना करता था। तो वो क्या था? गोप। उसका क्या नाम था उस अधिकारी का? गोप था। एक गोप जो है 10 गांवों का नियंत्रण मतलब रखता था। उसके अंदर जो है 10 गांवों का जो है नियंत्रण करने का इसको काम सौंपा जाता था। प्रमुख नगर कौन कौन से? पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? विश्वविद्यालय है। और यही तक्षशिला में जो है चाणक्य क्या थे? आचार्य थे। क्या थे? आचार्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यही तक्षशिला से ही उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त किया था। कि ना केवल विद्या बल्कि हर एक विद्या, धनुष विद्या है ना, सारा कुछ जो है युद्ध कौशल, सारा कुछ यही तक्षशिला विद्यालय से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। और यही तक्षशिला में आचार्य थे कौन? चाणक्य। ठीक है। अमात्य अथवा महापात्रों की संख्या, कितनी थी? 18। कितनी थी? 18 थी। किसानों से लिया जाने वाले कर कितना था? 1/4 या 1/6 परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 का मतलब 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। और 1/6 का मतलब हो जाएगा आपका 1/6 का मतलब आपका हो जाएगा 6। और ये हो जाएगा आपका 6 कम 6, 6 के 36, ये होगा ना 16 छक्का 96 और 4, 16 सही 4/6%। ठीक है। ये जो है कि परसेंटेज में मैंने बता दिया। चुंगी का मतलब है नगरों में बिक्री हेतु लाए जाने वाले मालों पर कर था। चुंगी किसे कहते थे? जो नगर था, यही तो प्रमुख नगर है। प्रमुख नगर कौन कौन से? पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला। उसी को जो ये चुंगी कह रहा है उसी को टैक्स कहते हैं। मतलब वो जो पास कराते थे नगर में, जैसे ये एंटर करते थे इनको चुंगी देना पड़ता था। ठीक है। जो भी ये माल बेचने के लिए लेके आते थे। अब देखिए पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रशासन की विशेषता क्या थी? विशाल एवं स्थायी सेना। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि सैनिकों में देखिए 6 लाख पैदल सैनिक थे, है ना। उनके जो है कि मतलब उनके शासनकाल में 6 लाख पैदल सैनिक थे। और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी, जिसमें से कि 500 किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। याद है? समझौता किया था उसने। तो
चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, जैसे कि इनके पिता का क्या नाम था, ऋषि चड़क। ऋषि चड़क। चाणक्य का अन्य नाम आप सभी जानते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। पुराणों में चाणक्य को क्या कहा जाता है, द्विजर्षभ। द्विजर्षभ इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्या कहते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण। और जो अर्थशास्त्र लिखा गया है इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात नहीं है। अर्थशास्त्र को आज के अर्थशास्त्र से मत जोड़ना। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र था उस दौरान, जो है अर्थशास्त्र जो है एक राजनीति शास्त्र था। तो दोस्तों ये रहा हमारा मौर्य वंश पे आधारित जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।